दुनिया की सबसे लंबी सरहदी बाड़ आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। या आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है या अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई शक नहीं कि इन ममालिक के दरमियान सरहदी बाड़ें हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। पाक भारत सरहदी बाड़ की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी बाड़ की लंबाई 2,640 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहदी बाड़ की लंबाई 2,000 किलोमीटर है। मगर हम जिस बाड़ का आपको बताना चाहते हैं इसकी लंबाई 5,600 किलोमीटर है और ये दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि एक ही मुल्क के दूर इफ्तादा इलाके में वाक़ है। इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि ये सहराओं, जंगलों और बड़े बड़े ज़रई रकबों और जानवरों के फार्म से गुजरती हुई कहाँ से कहाँ चली जाती है। मज़े की बात यह है कि ये बाड़ इंसानों को रोकने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज़ को रोकने के लिए तामीर की गई और उसका नाम है डिंगो। इस बाड़ को डिंगो फेंस कहते हैं। डिंगो फेंस ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरे ममालिक से एक लिहाज से मुख्तलिफ है, क्योंकि जो जंगली हयात यहाँ पाई जाती हैं ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं। इसकी वजह यह है कि 185 लाख साल पहले जब ज़मीन पर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ हुई तो ज़मीन का टुकड़ा ज़मीन से अलग हो गया और सरकता सरकता दूसरे हिस्सों से बहुत दूर चला गया। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया आज भी दूसरे बर-ए-आज़मों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ समुंदर है। जो जानदार ऑस्ट्रेलिया में रह गए वो किसी और जजीरे पर ना जा सके और ना किसी और ज़मीन पर पहुंच सके, और ख़ुद को उस माहौल के मुताबिक बनाने में इन जानवरों को लाखों साल लग गए। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जंगली हयात का 90% किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं पाया जाता। मगर फिर ऐसा हुआ जो कि एक वक्त में पूरी दुनिया में होता रहा। अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए और जैसे वो हमेशा करते हैं, जहां गए वहां कत्ल गारत, लूट मार की। अपने साथ जानवर लेकर गए। जैसे कि अमेरिका में चूहे नहीं थे, मगर बहरी जहाज़ जिनमें अजनास होती थी उनके ज़रिए चूहे अंग्रेज़ों ने अमेरिका पहुंचाए। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक एक बहरी मुहिम के दौरान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर ताज बरतानिया का झंडा लहरा दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों की आमदोरफ्त शुरू होगी और अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी नौ आबादियाती कॉलोनी कायम कर ली। मकामी लोग जो वहाँ पर हज़ारों साल से आबाद थे उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, जंगली हयात का बेईमाना तरीके से शिकार किया और लाखों सालों से कायम ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम तबाह करके रख दिया। मगर इसके साथ साथ वो जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे और फसलें फ़ायदेमंद थीं वो अंग्रेज़ साथ लाए थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में गंदम के बड़े बड़े खेत बन गए, भेड़ों के बड़े बड़े फार्म बन गए। ज़मीन बहुत थी और उन ज़मीनों पर काम करने वाले मकामी ग़ुलाम भी बहुत थे। भेड़ों और गंदम के साथ साथ ऊँट भी अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया ले आए ताकि शुमाली ऑस्ट्रेलिया जो कि निस्बतन गर्म है वहाँ बार बर्दारी के काम आ सकें। इसके साथ साथ ही गन्ने की काश्त शुरू कर दी। अब जब गन्ना लगाया गया तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मीठी खुराक नहीं खाई थी। मगर कीड़े अंग्रेज़ों से ज़्यादा चालाक नहीं थे। अंग्रेज़ों ने इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए मेंढक मंगवा लिए, मगर यह मंसूबा नाकाम हो गया क्योंकि मेंढक शिकारी तो है नहीं। नतीजा ये निकला कि मेंढकों की तादाद लाखों में हो गई और मेंढकों का सैलाब आ गया। तो हम बात कर रहे थे डिंगो फेंस की, यानी दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ की। इसका पस मंज़र क्या है मैं आपको पहले बता दूँ। भेड़ों की बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में बहुत मांग थी। इससे ऊन बनती थी, दूध हासिल होता था और सबसे बड़ी बात इसका गोश्त खाया जाता था। लिहाजा अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े शीप फार्म्स कायम किए। यही वजह है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया की भेड़ों की तजारत सालाना $3 अरब है। कुछ के वक्त के बाद अंग्रेज़ परेशान होना शुरू हो गए। जब अंग्रेज़ों ने इतने बड़े बड़े भेड़ों के फार्म कायम किए तो उनकी भेड़ें गायब होना शुरू हो गईं। अब जबकि शीप फार्मिंग आधे से ज़्यादा मुल्क में फैल चुकी थी तो ये ज़रूरी था कि अंग्रेज़ इसका कोई हल भी निकालें। हर माह सैकड़ों की तादाद में भेड़ें गायब होती और बाद में उनका ढांचा मिलता। इन भेड़ों को खाने वाला कोई शेर या भेड़िया नहीं था, बल्कि इन्हें डिंगो शिकार करते थे। आप सोच रहे होंगे कि डिंगो है क्या चीज़। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जंगली कुत्तों का नाम है और ये डिंगो कैंगरूज का शिकार करते थे। भेड़ों के आने से डिंगोज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि भेड़ें निस्बतन आसान शिकार थी। अब कैंगरू जो कि फसलें तबाह करते थे, मकामी लोगों के लिए डिंगो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, मगर अंग्रेज़ों के लिए डिंगो नुकसानदेह थे क्योंकि वो उनकी भेड़ें खा जाते थे।
फार्म मालकान के लिए अपनी भेड़ें बचाना मुश्किल हो रहा था और अंग्रेज़ों ने हमेशा की तरह कुदरती निज़ाम को तबाह करने का मंसूबा बनाया और सोचा कि क्यों ना एक बाड़ लगा दी जाए जिसकी एक तरफ तमाम शीप फार्म मुंतकिल कर दिए जाएं और दूसरी तरफ डिंगो रह जाएं। इस तरह से बाड़ लगाने का आगाज़ हुआ और इस बाड़ को मुकम्मल होने में 8 साल लगे। ये बाड़ हज़ारों किलोमीटर तक फैल चुकी थी। अब एक तरफ भेड़ों के फार्म थे और दूसरी तरफ डिंगो थे। इससे अंग्रेज़ों को यह फ़ायदा हुआ कि भेड़ों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, मगर उनके खाने के लिए कुछ बाकी ना रहा। यानी डिंगो जो कैंगरूज़ का शिकार करते थे वो एक तरफ रह गए और दूसरी तरफ जहाँ भेड़ें थी वहाँ कैंगरूज़ भी थे। अब कैंगरूज़ का शिकार करने वाले डिंगो ना रहे। कैंगरूज़ की तादाद में हज़ारों की तादाद में इजाफा हो गया। अब कैंगरूज़ की खुराक क्या थी? घास। कैंगरूज़ ने घास खाना शुरू कर दिया, पौधे और दरख्त खाना शुरू कर दिए। कैंगरूज़ ने तमाम घास, फसलें, पौधे चट करना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि ज़मीन बंजर होना शुरू हो गई और छोटे जानवरों के लिए कुछ बाकी ना रहा। नतीजा इतना खौफनाक था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े बड़े सहरा बनना शुरू हो गए, आंधियाँ चलना शुरू हो गई और मौसमी तगय्युरात ने ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम तबाह कर दिया। यानी एक बाढ़ ने पूरे ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर एक बाढ़ जो जानवरों को रोकने के लिए बनाई गई थी वो इतनी तबाही फैला सकती है, तो वो सरहदी बाढ़ें जो इंसानों को रोकने के लिए बनाई जाती हैं, सोचें वो कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगी।